सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के केमिस्ट्री के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस को आप सभी ज़रूर तैयार कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में ज़रूर आते हैं और यह जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, यह क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारे इन क्वेश्चंस को दिखाते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेंगे आप सभी के लिए और अपने इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा नंबर 1 का क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन, जिसे 5.85 ग्राम NaCl जल में घोलकर प्राप्त किया गया की मोलरता होगी। ठीक है, तो इसमें आप सभी को मोलरता बतानी है इस क्वेश्चन में। और यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, और उस कंसेप्ट को अभी आप सभी समझ लीजिए, देन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप सभी से पूछता हूँ कि मोलरता, ठीक है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मोलरता का फार्मूला मैं आप सभी को बता दूं। अगर इस मोलरता का फार्मूला अगर आप सभी को बता दूं, तो मोलरता का फार्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है विलेय में मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन। ठीक है, बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, क्या मैंने बताया बच्चों, बताया कि विलेय में मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि n का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब मुझे यही दो चीज मिल जाए तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर जो होता है वो होता है बच्चों भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार। अब भार यहाँ पर क्या है और अणुभार क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। भार तो हमें दिया है 5.85 ग्राम। ठीक है, 5.85 ग्राम, लेकिन अणुभार जो है वो NaCl का निकालना है। तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, Cl का कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों को जोड़ दो, 23 प्लस 35.5 और इससे डिवाइड कर दो। ये आपका जो अणुभार होगा, ठीक है, वो होगा मोल प्रति, मोल प्रति क्या होगा? ग्राम होगा। ठीक है, अब चलिए ये जोड़ने पर क्या आएगा, ध्यान से समझिए। 5.85 अपान इतना जोड़ने पर आ रहा है 58.5। यहाँ पर था ग्राम और यहाँ पर था मोल प्रति ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ग्राम से ग्राम यहाँ पर उड़ गया। अब यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा ये 5.85 है और 58.5 है, तो ऑब्वियसली 0.1 बचने वाला है। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर v की वैल्यू बच्चों लेफ्ट साइड में देखना, v की वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 लीटर। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है? 100। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 100 गुणे 10 की पावर -3 लीटर। ठीक है, तो 100 बटे 1000। ठीक है, दो जीरो से जीरो, जो दो जीरो कट गया वो बचा 0.1। तो 0.1 यहाँ पर बचा है, 0.1 यहाँ पर बचा है। अब n की वैल्यू 0.1 और v की वैल्यू 0.1, कितना आ गया? कट के तो एक आ जाएगा और यहाँ पर एक दिख रहा है आपके आंसर में, बिल्कुल एक मोलर दिख रहा है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से था, काफी लेंदी था, बट आप सभी अगर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ एक शॉर्ट वे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब को हमको लीटर में कन्वर्ट करना है। इसका एक बेसिक का कॉन्सेप्ट है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर -3 लीटर, यानी 1 बटे 1000 लीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 बटे 1000 लीटर कर देंगे तो क्या आएगा? 0.1 आ जाएगा। ये आपका वी लीटर में निकल गया। अब ऊपर में होता है विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो n का जो फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो भार हमें दिया था 5.85 ग्राम और अणुभार हमें निकालना था किससे? NaCl से, क्योंकि मुझे NaCl दिया था। Na का परमाणु क्रमांक था 23 और Cl का 35.5। दोनों को जोड़ दिया तो 58.5 और ऊपर था 5.85।
तो यहाँ पर भी 0.1 आ गया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 0.1 बटे 0.1, यहाँ पर 1 मोलर आंसर निकल कर आ गया। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके था आपका। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को जरूर समझ पाए हैं, मुझे आशा है। तो जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं फटाक से। ठीक है, आप सभी के लिए फटाक से इसे हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद आप सभी के साथ दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है आप सभी को। अब ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी फाइंड करना होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फाइंड करना है? यहाँ पर फाइंड करना है हमें सल्फर की, यानी यस की वैल्यू जो हो गई यक्स हो गई। ठीक है, अब H2SO4 को यहाँ पर ले आओ। H2SO4 H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो इसको याद कर लेना। ये याद करने वाली चीज है। H का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है और वो का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। क्लियर हो गई बात? याद कर लेना, क्योंकि H यस ओ इन्हीं सब में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। KCl हो गया, ठीक है, तो यही है। अब H का यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब H के कितने यहाँ पर मोल जो है, ठीक है, वो 2 हैं। ठीक है, कितने यहाँ पर अणु है? 2 हैं। तो चलिए इनको इस क्रम में हम नोट कर लेते हैं। तो ये H का +1 हो गया और यहाँ पर आगे 2 लिख लो, और फिर प्लस यस का क्या है? यक्स, फिर प्लस ओ का कितना है? 4 है, और ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब इक्वल में 0। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई चार्ज दिया होता माइनस माइनस तो यहाँ पर 2 लिखते, ठीक है, प्लस प्लस तो यहाँ पर -2 लिखते। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 0 लिखा है हमने ना, अगर यहाँ पर कोई चार्ज दिया होता तो यहाँ पर +1 +2 -2 -1 होता। तो कोई चार्ज तो दिया नहीं था तो सीधा 0 हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया -8। 2 + x -8 = 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया था और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब संतुलित समीकरण के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, जो ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जैसे बी आई की जो वैल्यू है यहाँ पर भी बी आई की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। 14H तो यहाँ पर भी 14H होना चाहिए। यहाँ पर 2 Mn है तो यहाँ पर भी 2 Mn होना चाहिए। जितने भी चार्ज हों उतने भी चार्ज बराबर होने चाहिए। तो चलिए पहले से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 VI दिया है तो 5 VI दिया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर 14H दिया है तो 7 दूनी 14 तो 14H हो गया, 2 चीज तो मिल गई। अब यहाँ पर 2 Mn दिया है तो यहाँ पर 2 Mn हो गया। ठीक है, अब O3 है, कितना कितना O दिया है? 15, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 है और 4 दूनी 8, तो 8 7 15। ये 7 है O और ये 4 4 दूनी 8, तो 8 7 15। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे फाइंड करते हैं? पहले नंबर तो आपको आप-बाऊ का नियम आना चाहिए। ठीक है, आप-बाऊ का नियम होता है 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 4s 3d। अब ये याद अगर नहीं हो रहा है आपको, देख, ठीक है, ये क्रम याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक देखो आप। पहले आप 1s लिखोगे, फिर 2s 2p लिखोगे, 3s 3p 3d लिखोगे, फिर 4s 4p 4d और 4f लिखोगे। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे काट दोगे। ठीक है, ऐसे तिरछा आप काट दोगे, फिर आप ऐसे इसको मिला दोगे। ठीक है, ऐसे आप मिला दोगे तो देखिए 1s 2s 2p 3s 4s 3p, फिर ये ऐसे आएगा तो 3d 4p, तो ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रिक मैंने बता दी कि अगर आपका वहां पर थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बता दिया छोटा सा ट्रिक जो मैंने पढ़ा था। अब यस में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी में जो होती है वो होती 6,
और sp d में होती है 10 और f में होती है 14। मतलब इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब 25 दिया है तो 25 को पूरा करिए। 1s का मतलब 2 हो गया। ठीक है, 2। उसके बाद 2s में फिर से 2, 2p में 6 क्योंकि इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में कितना हो गया बच्चों 2, और 3p में 6, 4s में 2, 3d में, अब देखो जोड़ लो कितना है, 3d में 10 भर सकते हैं लेकिन हमें तो 25 ही पूरा करना है ना, तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, 5 25। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें आंसर इसमें से फाइंड करना है। तो 1 वाला देखो, 1 वाले में कितना है, एक ही एस है तो 2 कर दो, फिर कामा कर दो। 2 वाला देखो 2s 2p, यानी इसमें 6 इसमें 2, ठीक है, तो 8 हो गया। अब 3s 3p 3d, यस में 2 p में 6, 6 2 8, और d में कितना लास्ट में भरा था 5, तो कितना हो गया 5 6 5 11, 6 5 11 2 13। अब क्या बचा हमारा 3p बचा, तो 3p में 3p हो गया था, 3p हो गया, 4s बचा तो 2 आया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया 2832 13 2, यहाँ पर कोई है 28 13 2। ठीक है, अब जो ये 13 8 2 आगे पीछे हुआ ना, ये इसके कोसों के हिसाब से हुआ है। जैसे 1 वाला कोस अलग ले लोगे, ठीक है, 2 वाला अलग ले लोगे, 3 वाला पूरा अलग ले लोगे, 4 वाला अलग ले लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 वाला अलग यहाँ पर 13 जोड़ के लिखा, 2 वाला यहाँ पर लिखा, 1 वाला यहाँ पर लिखा और 4 वाला यहाँ लिखा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आया। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं कि m/1000 HCl बिलियन का पीएच मान होगा। ठीक है, पीएच मान का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है क्या, ध्यान से देखिए, मैं नीचे लिख रहा हूं। पीएच मान का एक फॉर्मूला होता है -log ब्रैकेट में H प्लस। ठीक है, इसको आप याद रख लेना, पीएच का मान। ठीक है, अब हमें HCl में क्या दिया हुआ है, m/1000। ठीक है, तो हम m को एक स्टैंडर्ड मान लेंगे 1000 एक। ठीक है, m को स्टैंडर्ड मान लेंगे तो कितना होगा 1/1000। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻³ 10⁻³ इतनी तो किसी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। m की वैल्यू को हमने सिंपली 1 मान लिया है, तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है ना, तो एक स्टैंडर्ड 1 ही मानना पड़ेगा। 10⁻³ हो गई। अब सिंपली इस वैल्यू में पुट कर दो। ठीक है, कैसे पुट करोगे, ठीक है, कैसे पुट करोगे ध्यान से देखिए। ठीक है, -log H प्लस। ठीक है, H प्लस की जगह पर क्या है 10⁻³ बस आपका आंसर आ गया। ये -3 आगे आ गया, +3 हो गया 3, और log 10/10 कितनी होती 1, तो आंसर निकल के आ गया 3। ठीक है, तो आंसर जो निकल के आ गया वो आ गया +3, और यहीं पर कहीं होगा डी आंसर। ठीक है, डी आंसर है तो +3 आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट बैक करके ले लीजिएगा, आप सभी के लिए बेनिफिट वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या आप सभी के लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा है, या तो मैं टाइप करके सारी चीज़ों को लिखूं तब टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इससे अच्छा है कि आप सभी को ऐसे डायरेक्ट समझा देने की कोशिश करूंगा और आप सभी समझ भी जाओगे। ठीक है, अब चलिए, एक कार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना Ca की वैल्यू, Ca दिया है 40%। ठीक है, और कार्बन 12% और ऑक्सीजन 48%। ठीक है, अब अब इसमें क्या हमें फाइंड करना है, हमें मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र फाइंड करने के लिए इसकी हम सरलतम वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले हम समझाने के लिए Ca को लिख लेते हैं, C को लिख लेते हैं और O को लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों को हमने लिख लिया। ठीक है, तीनों का अगर मैं अणुभार पूछूं आप सभी से, ठीक है, तीनों का अणुभार, कैल्शियम का अणुभार होता है 40, कार्बन का अणुभार कितना होता है, ठीक है, कार्बन का अणुभार होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है,
अब यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है, कार्बन कैल्शियम का दिया है 40%, तो 40/40। कार्बन का दिया है 12, 12/12। ऑक्सीजन का दिया 48, तो 48/16। सरलतम रूप क्या आ गया आप सभी का, सरलतम रूप 1 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र कैसे करेंगे, ठीक है। Ca का कितना आया है 1, तो Ca लिख देंगे, और कार्बन का C आया है CaC। O का कितना है 3, ठीक है, O का कितना आया है 3, तो आपका यही मूलानुपाती सूत्र हो गया CaCO3। कहां पर है CaCO3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कुछ करना नहीं था, इसमें मूलानुपाती सूत्र बनाना था और वो आपके सरलतम रूप से बन गया। मुझे लगता है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, अणुभार पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए इतना आप सभी को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यही एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, आप सभी को इसके लिए संयोजकता फाइंड करना जरूरी। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 13 हो गया, तो इसको जो आपका हीलियम है, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक 2 8, जो हमारा अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त होता है वो कब पर प्राप्त होता है, 8 2 10, ठीक है, 2 8 18 32। ठीक है, इस तरीके से, तो 8 2 10, तो 8 2 10 पहुंचने के लिए इसको कहीं कितना 3 कम करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी संयोजकता जो आ गई वो 3 आ गई। इसका देखो 6 2 8 हो गया। ठीक है, 6 2 8 है, तो इसका जो संयोजकता निकल कर आएगा इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए कितना, इसको कितना पूरा करने के लिए कितना होगा इसकी संयोजकता, इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि इसको 10 पहुंचने के लिए 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर 8 लिख देता हूँ और यहाँ पर इसकी संयोजकता 2, तो 3 और 2 जो है इसकी संयोजकता हो गई। ये आपका x का जो x है इसकी संयोजकता 3 और y की संयोजकता 2। अगर हम इसकी तिर्यक गुणा कर दो, x2 कर दें और y3 कर दें, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x2 y3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बस संयोजकता फाइंड करना था और आप क्लियर हो गई बात। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। ठीक है, निम्न में से किस में सहसंयोजक बंध उपस्थित है, जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उनके जो विद्युत ऋणात्मकता, आपने अगर 4th चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10th में भी 4th चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर जहां पर आप सभी के ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, इन सब की बात होती है, तो वहां पर ही आप सभी का एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसमें आप सभी के नेगेटिव वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो जिनका नेगेटिव वैल्यू यानी आप सभी का डेल्टा ई से डिनोट करते हैं वो कम होगा, तो उसमें ही सहसंयोजक बंध उपस्थित होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चल पाएगा, तो देखिए ये आप सभी को विद्युत रासायनिक श्रेणी का वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं mg का बता दूं बच्चों, तो mg का होता है 1.4। ठीक है, और कैल्शियम का आप सभी को बता दूं, mg का हो गया 1.4, कैल्शियम का होता है 3 होता है 3.0 मान लो। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर क्या निकल कर आएगा, इन दोनों का अंतर निकल कर आएगा 1.6। ठीक है, जो सबसे कम, अब सबका पता होना चाहिए तभी निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। और उसके बाद यहाँ पर NaCl, ठीक है, NaCl का निकाल लो, Na का 0.9 आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का आ जाएगा 1.1, ठीक है, कैल्शियम का 1.1, ऑक्सीजन का आपका आ जाएगा 3.5, और C2 का यानी C का आ जाएगा 2.4 और H का आ जाएगा 2.1। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो सबसे कम होगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू को याद कर लेना, Mg की, Cl की, ठीक है, Na की, ऑक्सीजन की, ठीक है, उसके बाद C की, हाइड्रोजन की। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। बाकी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो आपका 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 4th का, ठीक है, 4th समूह का सदस्य होगा। ठीक है, चलिए, BHC का पूरा नाम है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का पूरा नाम होता है। ठीक है, BHC। अब इसका सूत्र अगर आप सभी से पूछ लिया जाए
तो कैसे आप सभी बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनता है आपका क्या, BHC, ठीक है। BHC यहाँ पर क्या रहता है, सब पे Cl रहता है। कितने Cl रहते हैं, 4, 3 हो गया, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया, ठीक है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है, ठीक है। तो अपचायक पदार्थ जो होता है वह होता है जो स्वयं अपचयित हो जाता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, और किसी अन्य तत्व को, ठीक है, ऑक्सीकृत कर दे, ठीक है, अपचयित कर दे। जो आप सभी का अपचायक पदार्थ होता है वह स्वयं क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर किसी को अपचयित कर देता है। तो जो सल्फर यहाँ पर होगा, ठीक है, जो यहाँ पर सल्फर होगा वह एक अपचायक पदार्थ है, क्योंकि सल्फर का क्या होगा, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये जो आपका Cl2 है यानी क्लोरीन को अपचयित कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला आता है क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है, ठीक है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर S2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है। S2 में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन दूसरी बार में पूछ रहा है, तो यहाँ पर 16 16 16, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अब 14 16 16 18 में, ठीक है, इतना में फाइट करना है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है, यही है आपका। यानी परमाणु भार जो आपका 32 दिया है उसको 16 में से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, S2 माइनस माइनस, तो 16, अब जब -2 दिया है तो +2 कर दोगे। अगर 16 अगर यहां पर +2 दिया होता, ठीक है, तो -2 कर देते, ठीक है, तो -2 कर देते। तो यहाँ पर -2 दिया है तो +2 कर दोगे, तो 16 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 तो सही है, तो 18 भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और प्रोटॉनों की संख्या 16, ठीक है। किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.7 ग्राम के वाष्पन से 0.27 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, पदार्थ की विलेयता क्या होगी, ठीक है। ये आपका पिछला क्वेश्चन तो सही हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करके आप सभी को इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। संतृप्त विलयन का जो भार दिया है, संतृप्त विलयन का जो भार दिया है वो दिया है 2.72, ठीक है, संतृप्त विलयन, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये तो आपके उसमें दिया है। अब वाष्पीकरण के पश्चात कितना बचता है, 0.72, ये तो आपके क्वेश्चन में भी दिया है, मतलब हमने कुछ नहीं करा। अब बचेगा कितना, इन दोनों का माइनस करने पे कितना आएगा, 2.72 माइनस 0.72, ठीक है। तो बचा है 2, ठीक है, क्योंकि इतना तो वाष्पन में उड़ गया और इतना पहले था, तो इन दोनों का हमने माइनस कर लिया तो 2 बचा। अब हमसे पूछ रहा है कि पदार्थ की विलेयता क्या होगी, ठीक है। तो 2 ग्राम जैसे यहाँ पर 2 ग्राम बचा है, तो 2 ग्राम में जो अवक्षेप बच रहा है वो 0.72 बच रहा है, ठीक है। तो हम 100 मानकर चलते हैं, ठीक है। 100 जब पदार्थ की विलेयता होती है तो एक स्टैंडर्ड 100 मान के चलते हैं। तो 100 के लिए क्या होगा, 100 उसके बाद कितना बच रहा है हमारे में 0.72, और कितना यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर माइनस इसका 2, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 50 और 0.72 इंटू 50, 0.72 इंटू 50, ये आ गया 36 आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 किस प्रकार का लवण है, ये 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और जब तक मुझे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का नॉलेज है, ठीक है। ये एक संकर लवण है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कभी संकर लवण का एग्जाम्पल में ये दे दिया, कभी ये ऑप्शन में देता है, कभी एग्जाम्पल में देता है, किसी भी तरीके से देता है, कभी पोटेशियम फेरोसाइनाइड देता है, ठीक है। तो बहुत तरीके से पूछा है, बट इसको आप याद रखना कि यह एक संकर लवण है। इस चीज को आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। तुल्यांकी भार फाइंड करना है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है, ठीक है।
अब तुल्यांकी भार फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है तुल्यांकी भार बराबर, लिख देता हूं कि तुल्यांकी भार बराबर अणु भार, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे तुल्यांक संख्या। ठीक है, अब H2SO4 का अणु भार, H के दो परमाणु क्रमांक, ठीक है, H2SO, S का 32, O का कितना है 4, मतलब 16 चौका 64, तो कुछ 100 आ गए आपके। अब तुल्यांक संख्या H का कितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ रहा है, तो तुल्यांक संख्या 2 हो गई। H2 दिया है तो 100/2, यहाँ पर 50 आपका आंसर आ जाएगा, और 50 आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर 50, अच्छा 32 2 34, 34 4, ये 98 आएगा बच्चों। ठीक है, इसके लिए कुछ मिस हो रहा था, और ये 98 आएगा, तो हो जाता है थोड़ी थोड़ा कभी। चलिए 98 आ गया, ठीक है, 98/2, ठीक है, तो कट गया, 48 आ गया। ठीक है, 48, ठीक है, 48 48 48, 98/2, अच्छा 98/2 49 आएगा, 49, ठीक है, ये आंसर 49 आएगा। 98/2 करोगे तो 49 ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले, ठीक है, पृथ्वी में पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। ठीक है, अब इसमें बच्चों दिया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप सभी से धातुओं पूछा जाए, ठीक है, तो उसके लिए तो एल्युमिनियम आता है। अगर धातुओं का जिक्र नहीं हो, यानी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सर्वाधिक धातु, ठीक है, तो उसके लिए सिलिकॉन होता है। ठीक है, अगर धातुओं नहीं दिया हो तो फिर क्या होगा, सिलिकॉन, अगर धातुओं दिया हो तो एल्युमिनियम। ठीक है, इस बात को मुझे लगता है याद रखना। गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, और याद कर लेना √2 RT/m। ठीक है, क्या होता है √2 RT/m। R जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक जिसे कहते हैं। ठीक है, और MT पता ही है आप सभी को। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, ठीक है, तब उसकी अर्ध आयु हो। ठीक है, चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर यहाँ पर 1/4 दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 1/2 की पावर n इसका फॉर्मूला है, तो क्या होगा 1/2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3160/2 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1580। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/8 दिया होता तो क्या आ जाता 1/2 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते। अब वहां पर n/2 दिया होता तो 2 की पावर 1 हो जाता, तो 1 से डिवाइड कर देते। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3160/2 कितना होता है, ये हो जाएगा 3160/2 यानी 1580। ठीक है, चलिए जल गैस का सूत्र है, चलिए बताइए आप सभी, जल गैस का सूत्र क्या होता है। जल गैस का सूत्र, जल गैस का सूत्र आप सभी बताइए। तो देखिए जल गैस का सूत्र जो होता है आप सभी याद कर लेना, CO+H2। ठीक है, CO+H2, कैसे CO+H2 हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कार्बन प्लस H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा CO+H2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले तत्व से, ठीक है, 226 परमाणु भार और 88 परमाणु क्रमांक वाले भार वाले तत्व से एक अल्फा कण, ठीक है, निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, जब एक अल्फा कण निकलता है, ठीक है, तो परमाणु भार में 4 अंक तथा परमाणु क्रमांक में 2 अंक कम हो जाता है। ठीक है, परमाणु भार में 4 अंक, इसमें -4 और इसमें -2 कम हो जाता है। यही आपका एक बेसिक सा फार्मूला था। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कितनी कहाँ कैसे में निकलेगा 226। ठीक है, कितना यहाँ पर निकाल रहा है, एक तत्व से 2 अल्फा कण, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 226 में से 8 निकाल दो, 226 -8 और 88 -4, आंसर बताओ फटाफट।
88 में से 4 गए, कितने आ जाएंगे आप सभी के? 88 में से 4 गए तो 84 आ जाएंगे, और 226 में से 8 गए तो 218 आ जाएंगे। ठीक है, अब 218 और 84 कहां पर दिख रहा है? 218 और 84। अब ध्यान रहे इस बात को लेकर कि पहले क्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ताप जिसके ऊपर किसी द्रव को द्रवित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आप इसको जरूर मुझे कमेंट करिएगा। आप सभी का एक समझ लो टेस्ट तौर पे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी तक मिलती रहेगी, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप तक होती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।